नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला, हाजिर हूं खबरों में आज लेकर। आज खबरों में क्या कुछ खास है हम उस पर नजर डालेंगे। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ चंडीगढ़ से हैं जगतार भुल्लर, जो पंजाब की बड़ी खबरें बताएंगे। हिसार से हमारे साथ ललित शर्मा हैं, जो हरियाणा की बड़ी खबरें बताएंगे। और हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ शिमला से मोहित प्रेम शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे पंजाब का। सबसे पहले बात पंजाब की हम करने जा रहे हैं और जगतार का रुख करते हैं। जगतार, जानना चाहेंगे पंजाब की आज की कौन सी बड़ी खबरें हैं जिन पर नजर बनी रहेगी पूरा दिन? देखिए गौरव, जो खबर है आज पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पहले तो जलंधर में दुबाबा के जो लोग हैं वो जो जाना चाहते हैं, माथा टेकना जाना चाहते हैं नंदेड़ साहब, वहाँ उस ट्रेन को झंडी दे के रवाना करेंगे। उसके बाद जो अकाली दल का कह सकते हैं टेस्ट, हालांकि हमेशा से जो रूलिंग पार्टी है वही जीतती आई है बाई इलेक्शन, और इसको सेमीफाइनल में नहीं बोला जा सकता, लेकिन उसको लेकर सुखबीर बादल ने आज तरनतारन में जितने भी तमाम अकाली दल के एमएलए और लीडरशिप है उनको वहां मीटिंग है, पब्लिक मीटिंग है, और वहां रणनीति तय की जाएगी कि किस किस एमएलए की और किस किस मंत्री की कौन कौन से गांव में कौन कौन से जोन में उनकी ड्यूटी लगानी है। क्योंकि 13 फरवरी को बाई इलेक्शन होना खडूर साहब जो रमनजीत सिंह सिक्की ने इस्तीफा दे दिया था श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी को लेकर, तो कहीं ना कहीं वहां आज ऐलान भी हो सकता है। शायद कैंडिडेट का जो सांसद है रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा, उनके लड़के का नाम रविंदर सिंह ब्रह्मपुरा का नाम चल रहा है। तो अकाली दल के जो आज कह सकते हैं कि वहां रणनीति बिता गई, और अकाली दल के हिसाब से जो आज की बड़ी खबर है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब की जवानी और किसानी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। गुरदासपुर के कलानौर कस्बा में आज वो किसानों के साथ साथ नौजवानों को मिलेंगे कि आखिर नौजवानों की क्या उम्मीदें और कैसी पूरी की जा सकती है, और क्या क्या उनके साथ क्या चाहते हैं, क्या पंजाब का यूथ क्या चाहता है, पंजाब का किसान क्या चाहता है। तो वो आज कलानौर में सीधे किसानों के साथ साथ जवानों के और नौजवानों से बात करेंगे। और एक साल में भी चर्चा शुरू हो चुकी, शायद कैप्टन अमरिंदर नहीं चाहते कि जो बाई इलेक्शन है खडूर साहब का वो लड़ा जाए ना लड़ा जाए, लेकिन एक दड़ा चाहता है कि बाई इलेक्शन लड़ना चाहिए, अकाली दल को टक्कर देनी चाहिए। और अगर हम बात करें चंडीगढ़ की बात करें तो सबसे कह सकते कि शर्मनाक घटना हुई है, और एक हिस्टोरिकल इतनी ज्यादा देश की बेशकीमती विरासत चोरी हो चुकी है। और पर चंडीगढ़ में लगता है कि कदर नहीं है, जो जहां फ्रांस के और देश के नरेंद्र मोदी आएंगे 25 को वहां आना था, उसके 5 दिन पहले वहां सामान चोरी हो जाता है। इससे पहले 6 महीने पहले भी सामान चोरी हुआ था, तब वहां का जो सिक्योरिटी गार्ड था, जो होम गार्ड चंडीगढ़ का, उसको इतना बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़ी। हालांकि उसका कसूर है नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन भी ठप हो चुकी, लेकिन उसको बाद में आत्महत्या करनी पड़ी थी। तो कहीं ना कहीं जो सामान चोरी हुआ, 15 कुर्सियां और एक टेबल, वो रखा गया था, स्टोर में रखा गया था, और वहां फ्रांस के कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री देखने आ रहे थे कि ली कार्ब्यूजर का कौन सा सामान। तो कहीं ना कहीं एक चंडीगढ़ के लिए भी शर्मिंदगी भरी बात है। वैसे चंडीगढ़ के जो ऑफिसर है इतने ज्यादा कह सकते हैं कि पॉलिटिशियनों के तलवे चाटते हैं। पूरा चंडीगढ़ को जिधर जिधर से जिस रास्ते से नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने जाना, वो पूरा एरिया लाल कर दिया गया। मीटिंग पे मीटिंग हो रही, लेकिन वो सामान की किसी ने सोचा नहीं कि वहां चोरी भी हो सकता, और ना ही उस कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे लगे थे। और अगर मौसम की बात करें तो कह सकते हैं कि मौसम भी पंजाब में है तो ठंडा, लेकिन सियासत के हिसाब से गर्म है। और साथ के साथ कह सकते हैं कि जो अभी भी जो पनामा के जो ट्रेजेडी वापरी है, हादसा हुआ, वो अभी भी जो नौजवान अभी तक ये नहीं पता चल सका कि पंजाब के कितनी और गैर पंजाबी कितने गए। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से भारत सरकार को लेटर लिखा गया, सुषमा स्वराज को से बात भी हुआ, लेकिन कह सकते अभी भी पनामा वाला जो सच है वो सामने नहीं आ रहा। हालांकि कपूरथला पुलिस ने केस भी रजिस्टर्ड किया, लेकिन पंजाब में अभी भी गैर कानूनी तरीके से इतने ज्यादा ट्रैवल एजेंट है। 2013 में कानून भी बना था, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह गई है। और सबसे बड़ी के अभी जो पठानकोट वाला इशू है, सलविंदर सिंह का कह सकते हैं कि लाई डिटेक्टर भी हुआ, लेकिन एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम को अभी तक पता नहीं चला, अब उनका ब्रेन टेस्ट होगा। तो कहीं ना कहीं जो पंजाब की तमाम बड़ी खबरें जिस पर हमारी पूरा दिन निगाहें बनी रहेगी। बिल्कुल, बहुत सी खबरें हैं, खासतौर से अगर हम पंजाब की बात करें, हम इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा का रुख करेंगे। हमारे साथ ललित शर्मा जुड़े हुए हैं हिसार से। ललित, जानना चाहेंगे हरियाणा की आज की बड़ी खबरें।
गौरव, निश्चित तौर पे अगर मैं हरियाणा की बड़ी खबरों की बात करूं तो सबसे बड़ी खबर जो आतंकवादी पकड़े गए हैं उसी को लेकर है, जहां पर कल हरिद्वार में भी एक आतंकवादी पकड़ा गया, एक संदिग्ध जिसको पकड़ा गया, उसके बाद से हरियाणा में हाई अलर्ट किया गया है, क्योंकि जिस तरह से 2 दिन पहले मेवात के पुन्हाना से अलकायदा का आतंकवादी पकड़ा गया है, उसके बाद से हाई अलर्ट किया गया। और अगर हम बात करें मेवात में पिछले 15 सालों में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जो आतंकवादी है वहां से गिरफ्तार किए गए, यानी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें उसके बाद से हाई अलर्ट किया गया है हरियाणा में। और सूत्रों के हवाले से जिस तरह से खबर यह है कि जो मेवात है वो आतंकवादियों के लिए एक अच्छा ठिकाना है, क्योंकि एक तो दिल्ली के काफी नजदीक है, उसके साथ साथ काफी पिछड़ा होने के कारण यहां पर आतंकवादियों को पनाह मिलती है, जिससे यहां पर जो आतंकवादी घटनाएं हैं उनको अंजाम देने के लिए जो आतंकवादी है वहां पर पनाह लेते हैं। तो उसके बाद से पूरे हरियाणा में हाई अलर्ट किया गया, जैसे 26 जनवरी भी आने वाली है, उसके बाद से अगर हम बात करें यहां पर जो गतिविधियां हैं उनको और तेज कर दिया गया है और कोशिशें यही की जा रही है कि जल्दी से जल्दी अगर इस तरह का कोई संदिग्ध है वहां पर तो उसे गिरफ्तार किया जा सके। उसके अलावा गौरव, अगर हम बात करें दूसरी बड़ी खबर की, तो जो 15 जनवरी को पानीपत अंबाला पैसेंजर में जो बम विस्फोट हुआ था उसको लेकर जो डीजीपी है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसमें भी सिमी आतंकी जो संगठन है उसका हाथ हो सकता है, तो उसको लेकर भी जो तैयारियां हैं उसको लेकर भी और इसमें कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। और साफ तौर पर यही कहना है कि इसमें सिमी जो संगठन है उसका हाथ है, इसमें और आगे क्या पेच खुलकर सामने आते हैं उस पर भी हमारी दिन भर नजर रहेगी। उसके अलावा अगर गौरव हम बात करें तीसरी बड़ी खबर की, तो वो पंचायती चुनाव को लेकर जिस तरह से पहले और दूसरे चरण के जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद से जो दोनों ही पार्टियां हैं वो श्रेय लेने की होड़ में बयानबाजी कर रही है, एक दूसरे पर तंज कस रही है। जहां पर कल हरियाणा के जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष है अशोक तंवर ने साफ तौर पर यही कहा है कि लोग भाजपा से परेशान है और भाजपा से मुक्ति चाहते हैं, और पहले और दूसरे चरण के जो चुनाव के नतीजे हैं उसमें 60 से 70% जो जीते हुए उम्मीदवार है वो कांग्रेस पार्टी से हैं। वहीं पर अगर हम बात करें प्रदेश सरकार का साफ तौर पर यही कहना है कि जो नई शैक्षणिक योग्यता लगी है उसने साफ तौर पर बता दिया है कि लोग उनके साथ है और जीते हुए जो कैंडिडेट्स हैं वो भाजपा से। तो कहीं ना कहीं इस पर लगातार बयानबाजी होती हुई नजर आ रही है और श्रेय लेने की होड़ दोनों ही पार्टियों में लगी हुई है। उसके अलावा गौरव, अगर हम बात करें चौथी बड़ी खबर की, तो वो भी श्रेय लेने की होड़ ही है। जिस तरह से जो लिंग अनुपात में जो शिशु लिंग अनुपात है उसमें सुधार आया है, जहां पर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा कि उनकी मुहिम की वजह से लिंग अनुपात में सुधार आया है। वहीं पर जो रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा और प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर ने साफ तौर पर यही कहा, उनका यही कहना है कि सिर्फ और सिर्फ वो श्रेय ले रही है और झूठी वाहवाही लूट रही है, जबकि पिछले 1 साल में जो 2 करोड़ रुपया आया था उसमें से लगभग 1 करोड़ 83 लाख जो रुपया है वो लैप्स हो गया है। तो कैसे जो लिंग अनुपात हुआ है, जबकि जो सारा श्रेय जाता है वो कांग्रेस पार्टी को जाता है, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो उन्होंने जागरूकता फैलाई है उसी के फलस्वरूप जो नतीजे हैं वो इस तरह के आए हैं और लिंग अनुपात में सुधार हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस पर भी राजनीति हो रही है, छींटाकशी हो रही है और इससे भी जो माहौल है राजनीति का वो गरमाया हुआ है हरियाणा में। उसके अलावा अगर गौरव में बात करूं पांचवी बड़ी खबर की, तो वो केजीपी को लेकर है। जिस तरह से केजीपी का जो विवाद है, जो किसान है वो आंदोलन को लेकर लामबंद है और पिछले कल भी उन्होंने जो ठेकेदार है वो वहां पर जो आए थे काम करने के लिए उन्हें वहां से भगा दिया और हल्की वहां पर कहासुनी और मारपिटाई भी हुई है। लेकिन साफ तौर पे यही है, उन्होंने जो प्रदेश सरकार है उन पर निशाना साधा, साफ तौर पे यही कहा है कि उन्हें उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मुआवजा मिले और अगर उन्हें मुआवजा नहीं मिलता है तो आने वाली 24 तारीख को वो एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की मुश्किलें जरूर खड़ी हो सकती, क्योंकि जिस तरह से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर आना था, उद्घाटन करना था, उसके बाद वित्त मंत्री ने उनको आश्वासन दिया था और कहा था कि उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन 17 नवंबर को चंडीगढ़ में बैठक हुई, उसके 2 हफ्ते के बाद उन्होंने कहा था कि इसकी सारी समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन लगातार 2 से 2.5 महीने बीत गया लेकिन कुछ भी समस्या का हल नहीं है। उसके बाद एक बार किसान है वो एक बार फिर से आंदोलन की राह पर है। तो ये तमाम बड़ी खबरें गौरव जिस पर आज हम दिन भर नजर बनाए रखेंगे। बिल्कुल, हमने हरियाणा की आपको बड़ी खबरें बताई हैं जिन पर आज पूरा दिन नजर बनी रहेगी। पंजाब और हरियाणा के बाद अब हिमाचल का रुख करते हैं। शिमला से हमारे साथ मोहित प्रेम शर्मा जुड़ चुके हैं। मोहित, हिमाचल की आज की बड़ी खबरों पर एक नजर जरूर डलवाना चाहिए।
जी बिल्कुल, देखिए हिमाचल की बड़ी खबरों की बात कर ली जाए गौरव, तो सबसे बड़ी खबर यही है कि पीलिया पर राजनीति थम नहीं रही है। इसका स्वागत जो है वो किया है, जो एसआईटी गठित की गई है पीलिया के लिए शिमला पुलिस द्वारा बीजेपी ने। लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि इसमें सिर्फ उस ठेकेदार का नाम ही क्यों शामिल किया गया है जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का ठेकेदार है, इसमें तो नगर निगम का नाम भी शामिल होना चाहिए और नगर निगम प्रशासन के जो मेयर और डिप्टी मेयर है उनका नाम भी इसमें शामिल होना चाहिए। तो यहां पर सियासत और ज्यादा गर्मा गई है पीलिया को लेकर के खास तौर पर। और इस दूसरी तरफ जो पीलिया के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और अब 7,000 से भी ऊपर जो है वो आंकड़ा हो चुका है शिमला शहर में पीलिया के मरीजों का। तो एक गंभीर समस्या जो है वो ये है और ये राजनीतिक मुद्दा जो है वो बनता जा रहा है। और इसके अलावा हम बात कर ले, अगर शिमला में क्योंकि टूरिस्ट सीजन है और टूरिस्ट गाइड जो है यहाँ पर है और ऐसे में अब फर्जी टूरिस्ट गाइड जो हैं वो भी सक्रिय हो गए हैं। इस बाबत जो शिमला टूरिस्ट एजेंट एसोसिएशन है उसने एक लिखित रूप में शिकायत दी है जिला प्रशासन को कि ऐसे फर्जी टूरिस्ट गाइड्स उन पर कार्रवाई की जाए। और ये जो है इनकी आंकड़ा जो बताया जा रहा है ये 300 से भी ज्यादा है, एक छोटा सा शहर और 300 टूरिस्ट गाइड जो कि फर्जी बताए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है सैलानियों के लिए खासतौर पर जिनसे लूट खसूट की जाती है और गलत ठिकानों पर या फिर गलत टूरिस्ट स्पॉट पर उन्हें भेजने की कोशिश की जाती है और उसके एवज में पैसे वसूले जाते हैं। तो एक काफी बड़ी खबर है ये भी पर्यटक के क्षेत्र के हिसाब से। मौसम की बात कर ले तो कल जिस तरह से शिमला में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है गौरव, उसके बाद एक बार तापमान में फिर से काफी जो है वो कमी दर्ज की जा रही है। सुबह और शाम को कड़ाके की सर्दी पहले ही पड़ रही थी, लेकिन अब जो है और ज्यादा सर्दी जो है वो उसका आगाज हो चुका है। अभी भी सूर्यदेव के दर्शन तो हो रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के बादल और सूर्यदेव के बीच आंख मिचौली का खेल जो है वो जारी है जी। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि जिस तरह से जो कुल्लवी नाटी है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसने अपना नाम शामिल करवाया था, तो दिल्ली में जो वर्ल्ड कल्चर प्रोग्राम जो होना है उसमें कुल्लवी नाटी जो है खासतौर पर पेश की जाएगी और 300 युवतियां इस नाटी को पेश करेंगी। और देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जो हिमाचल को गौरवान्वित कर देने वाली नाटी जो रहती है उसका किस तरह से जो है आगाज किया जाएगा। और अभी जो है इसके लिए जो इसकी रिहर्सल है वो भी शुरू हो चुकी है। तो गौरवान्वित कर देने वो बात की हिमाचल का नाम जो है वो देश में खासतौर पर कल्चर उसके लिए जो है वो अब आगे आया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। गौरव, मैं आगे बढ़ूं। मोहित, मैं एक छोटी सी चीज जानना चाहूंगा। आपने फर्जी टूरिस्ट गाइड्स की बात की है, फर्जी नहीं है, लोगों को सैलानियों को कैसे पता लगे? देखिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सैलानी अगर शिमला जैसे ही आते हैं, ये फर्जी जो टूरिस्ट गाइड्स हैं ये शिमला से 10 या 12 किलोमीटर दूर जो छोगी इलाका पड़ता है वहां से ही ये शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में कोई भी सैलानी अगर उनको ये बता रहा हो कोई गाइड की होटल में रुकना है या फिर हम आपको ले चलते हैं होटल में या फिर हम आपको असल जगह बताते हैं जहां पर आप घूम सकते हैं अपने परिवार के साथ, तो जरूरी यह है कि एक पर्यटन निगम द्वारा जो है एक आई कार्ड जारी किया जाता है हर टूरिस्ट गाइड को। तो वो आई कार्ड जो है उसमें हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम के साथ साथ सरकार की स्टैंप भी लगी होती है। तो वो आई कार्ड जो है हर सैलानी जरूर चेक करे। अगर कोई भी गाइड सैलानियों को कोई होटल बता रहा हो या फिर कोई घूमने वाली जगह बता रहा हो तो ये जरूरी बन जाता है, क्योंकि जिस तरह से अब लगातार इसी मौसम में फर्जी टूरिस्ट गाइड जो है वो बढ़ जाते हैं, उनकी संख्या जो है वो बढ़ जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि जो सैलानी है वो सुरक्षित रहें और कम से कम उनके साथ जो लूट खसूट हो रही है वो लूट खसूट जो है वो ना हो। तो ऐसे में आई कार्ड जरूर चेक किया जाए टूरिस्ट गाइड का। बिल्कुल, तो आई कार्ड होना बहुत जरूरी है। अगर आप भी शिमला का रुख करें तो इस चीज ध्यान रखें कि अगर टूरिस्ट गाइड को हायर कर रहे हैं तो उसका पहले आई कार्ड चेक कर लें जो सरकार की तरफ से उसे दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे मेहमान आज के जुड़ चुके हैं। बलजीत बल्ली जी संपादक हैं बाबूशाही.com के। सबसे पहले बल्ली जी आपका स्वागत है हमारे शो में और शुरुआत में पंजाब से ही करना चाहूंगा। पंजाब में जो इस समय मुद्दा नजर आ रहा है वो एनआईए की जांच हालांकि दिल्ली में हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब की नजरें उसके ऊपर बनी हुई हैं। लंबे समय तक जो लाइट डिटेक्टर टेस्ट है वो करवाया गया, अब कहा जा रहा है एक बार फिर से हो सकता है, आज भी हो सकता है। किस तरह से आप इसको पूरे को देखते हैं कि कहीं ना कहीं एसपी सवालों के घेरे में है, लेकिन एनआईए के हाथ भी अभी तक लग नहीं रहा कि कुछ लगा है? देखो, ये बात तो बिल्कुल सही है कि इतने दिन पूछताछ के बावजूद भी उनको संतुष्टि नहीं हो रही एनआईए को। इसका मतलब उसमें काफी ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं उनको मिल रहे और वो शक के दायरे में तो है ही। लेकिन अब जो लाइट डिटेक्टर टेस्ट में भी जैसे रिपोर्ट्स हैं उसमें ज्यादा कुछ नहीं मिला, तो ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा।
तो ये बात तो अभी कुदरती है कि वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका कोई नेक्सस था, जो चर्चा थी कि जो शक है कि जो ड्रग्स स्मगलर और जो दूसरे जो टेररिस्ट थे उनका जो नेक्सस है या लोकल कोई लोग हैं उनका नेक्सस है, वो कैसे काम कर रहा है ये पता लगाने की उनकी कोशिश है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक वो ज्यादा इसमें एनआईए जो उनको क्लियर आंसर नहीं मिला अभी तक, तो इसीलिए वो आगे से आगे बात जा रही है। इसके साथ ही इस मामले में एक दूसरा जो कमेंट आया है जम्मू कश्मीर के गवर्नर का जी, जो मिस्टर वोरा है, उन्होंने ये कहा है कि जो दीनानगर में जो कुछ हुआ था जी, उसकी जांच वो सही जगह सही तौर पे नहीं हुई, उसमें ठीक तरह नहीं टैकल किया गया, तो मिस हैंडल की गई। अदरवाइज वो पठानकोट का जो है वो बचाया जा सकता था अगर उसको ठीक तरह टैकल किया जाता, हैंडल किया जाता। तो ये बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है अपने आप में, जो दीनानगर का मामला हुआ उस पर रिफ्लेक्शन जो पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब पुलिस पर भी आता है इसका जी। और अभी तक इनका रिएक्शन कोई नहीं आया पंजाब से या पंजाब पुलिस से। तो ये दोनों जो दीनानगर वाला ये दोनों को जो जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि मोडस ऑपरेंडी भी लगभग वही था। और वो अब तो एनआईए की जो जांच है उसके बाद ही असलियत सामने आएगी, क्योंकि एनआरआई शेयर कितना करेगी इसमें ये तो अभी नहीं कहा जा सकता जी। कि उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला है। लेकिन अभी तो स्थिति ज्यादा स्पष्ट नहीं है कि ऐसा नेक्सस कैसे काम करता था। बिल्कुल, लेकिन जांच हो रही है, जांच के बाद उम्मीद करते हैं कि बहुत चीजें साफ होंगी। कब होंगी इसका इंतजार जरूर रहेगा। मैं अगर सियासत की बात करूं प्रदेश की, खडूर साहब उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है भले ही, लेकिन एक चीज समझना चाहूंगा कि कहा जाता है, जिस तरह से जगतार ने भी कहा कि जो सत्ता पक्ष होता है उसको उपचुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन पिछले दिनों जो कुछ पंजाब में हुआ, पिछले कुछ समय में बेअदबी का मामला सामने आता है, उसके बाद सिक्की जो एमएलए वहां से हैं उनका इस्तीफा और दोबारा से अब चुनाव होने जा रहा है। कहीं ना कहीं चुनौती अब बड़ी सत्ता पक्ष यानी अकाली दल के लिए हो चुकी है, इसलिए सुखबीर बादल भी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं इस उपचुनाव को लेकर। और चुनौती इसलिए भी बड़ी कि 2017 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है इसे। बिल्कुल ठीक है। ये जो वैसे भी ट्रेडिशनल तौर पे जो खडूर साहब हल्का रहा है वो आमतौर पे, और वो जो अकाली दल का बेस रहा है, ज्यादा जो चुनाव वहां अकाली दल ने ही जीते हैं। जो पिछला चुनाव हुआ था 2012 का, तो तब जो अकाली दल जो चुनाव हारा था उसमें ज्यादा रोल उनकी इंटरनल जो फाइट का था, जो गुटबंदी थी उसके चलते वो उनकी ज्यादा हार हुई थी। अदरवाइज वो इनका बेस पहले ही है। और दूसरी बात, जो एडवांटेज रूलिंग पार्टी को होता ही होता है। तो आपने भी कितनी खबरें नशर की हैं कि बादल साहब ने वहां कितने संगत दर्शन किए और कितना वहां जो लोगों को जो डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए और जो स्कीम्स के लिए पैसा दिया गया। तो अब माहौल ऐसा लग रहा है, ये अकाली दल के लिए भी चैलेंज है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है, खास करके कैप्टन अमरिंदर सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद पहला चुनाव है बाई इलेक्शन, तो ऐसी बातें आ रही है कि उन्हें लग रहा है कि ये मुश्किल है वहां चुनाव जीतना। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक विचार ये भी बन रहा है कि अगर हम चुनाव हारे तो हमारे जो प्रोस्पेक्ट्स हैं 2017 के उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो ये चुनाव लड़ा जाए या ना लड़ा जाए, इस पे अब दुविधा और विवाद शुरू हो गया है। और एक खबर ये भी आई है आज कि जो रमनजीत सिक्की हैं जी, जो कि प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट बन सकते हैं कांग्रेस के, वो खुद ही चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि जिन मुद्दों पे मैंने इस्तीफा दिया था विधानसभा से, वो मुद्दे अभी भी हैं, तो लोग मुझे पूछेंगे कि वो मुद्दे तो रिजॉल्व हुए नहीं, आप दोबारा वोट मांगने आ गए। तो वो भी चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। लगता है कि वो एक बात ये हो सकती है, उन्हें भी लगता हो कि चुनाव जीतना मुश्किल है। और एक तीसरा जो दो कैंडिडेट और हैं, भाई बलदीप सिंह है, ये खबरें आई आज के वो जो स्वराज अभियान जो है जी, वो उनको मदद करेगा। तो कुछ और जो ऑर्गेनाइजेशन पार्टी उसको सपोर्ट कर सकती है।
तो इसका मतलब क्या है कि अपोजिशन का जो वोट बैंक है वो भी बटेगा कुछ हद तक। तो कांग्रेस के लिए ये जो दुविधा में है कांग्रेस कि क्या वो धूरी में जैसे हुआ था बाई इलेक्शन में, तो इन्होंने कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था और एक बरनाला साहब के लड़के को उन्होंने वो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तौर पे था उसको सपोर्ट किया था। क्या ऐसा हो सकता है? ये बात चल रही है। अभी तक कांग्रेस के जो अध्यक्ष है अमरिंदर सिंह, जहां किसी सीनियर नेता ने दिल्ली से कुछ स्पष्ट नहीं किया, तो लेकिन ये एक इंडिकेशन है कि कांग्रेस मुश्किल लग रहा है कांग्रेस को कि रूलिंग पार्टी का जो इतना रिसोर्सेज है उनके पास, इनका जो बेस है और जितना उन्होंने संगत दर्शन के लोगों, तो वो देखना पड़ेगा कि कांग्रेस का क्या रुख होता है। बिल्कुल। तो लेकिन अकाली दल का लगभग स्पष्ट ही लगता है कि वो रविंदर सिंह ब्रह्मपुरा जो उनके लड़के हैं उनको ही टिकट अनाउंस होगी, आज हो जाना है वो तो वही जो पंजाब की राजनीति में जो परिवारवाद का मुद्दा वो तो इस इलेक्शंस में दिख रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि ये चुनाव कम दिलचस्प नहीं होंगे यहाँ की। हालांकि ये भी ये कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष आसानी से जीत उपचुनावों में हासिल करता है, लेकिन फिर भी कम दिलचस्प ये चुनाव नहीं होंगे। मैं आगे बढ़ूं, जो पनामा में भारतीय लापता हुए हैं वो एक बड़ा मुद्दा पंजाब के लिए बली जी बन चुका है। लेकिन अगर मैं इस खबर को दो तरीके से समझना चाहूं, एक तरफ सरकार को उन भारतीयों, उन पंजाबियों की सही सलामती के साथ साथ उन्हें वापस देश लाने का एक चुनौती है, तो दूसरी तरफ जो ट्रैवल एजेंट हैं जो इस तरह से नौजवानों को वहां पर भेजते हैं, कहीं ना कहीं दोनों तरफ कार्रवाई की बहुत ज्यादा जरूरत नजर आ रही है, क्योंकि ऐसी चीजें पहले भी हो चुकी हैं। माल्टा कांड सबको याद है। देखो, इस फिनोमेना को ये जो सिलसिला चलता है इसको पूरी तरह रोकना तो बहुत मुश्किल है। ये एक वर्ल्ड लेवल पे जो ह्यूमन स्मगलिंग का वो जो कारोबार है बहुत बड़ा है और यहाँ से पंजाब में से नहीं और स्टेट्स में भी होता है। इसको पूरी तरह रोकना तो बहुत मुश्किल है जी। लेकिन जो कानून बनते हैं उस पे जब बनते हैं तो ठीक है, जब कोई ऐसी घटना हो जाती है तब तो बहुत ये मुद्दा खबरों में भी आता है, सरकार भी अपनी दिखाती है, कार्रवाई दिखाती है और ये होता है कि हम बहुत एक्टिव हैं। लेकिन बाद में इस पे मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जो बाद में वो छोड़ दी जाती है, उसको ध्यान नहीं दिया जाता। जो प्राथमिकताएं सरकार की होती है, जो राजनीतिक लोगों की, वो चेंज हो जाती है। तो फिर वो जो एजेंट है, वो जो गैर कानूनी एजेंट है वो भी अपना काम करने लगते हैं। और इसमें जैसे मैं पहले भी कहा था कि लोग भी उसमें ये शामिल होते हैं, जो बाहर भेजने के लिए लालच होता है उन्हें, वो भी इस जो इलीगल काम के लिए पैसे देते हैं वो, तो उन्हें भी सोचना चाहिए। लेकिन वो जो कानून बनता है उसको भी पूरी तरह लागू नहीं किया गया। जैसे रिपोर्ट्स आ रही है कि कितने ऐसे एजेंट हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, बिल्कुल रजिस्टर्ड, जिन्होंने अप्रूवल नहीं ली, गवर्नमेंट के जो मंजूरी नहीं ली जो कानून के मुताबिक। जी। तो मेरा ख्याल है कि कोई मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग जो है, मॉनिटरिंग तो कंटिन्यू होनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें निकलकर सामने आती हैं और अंत में जो परिवार हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चीजें भुगतनी पड़ती हैं। इस खबर में भी ये निकलकर सामने आया। बलजीत बली, माफी चाहूंगा आपको मैंने बीच में रोका। समय हमारे पास इतना ही था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे सहयोगी मेरे साथ थे, जगतार आपका भी धन्यवाद, ललित आपका भी और मोहित आपका भी धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो खबरों में आज हमने आपको बताया कि कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं जिन पर पूरा दिन हमारी नजर बनी रहेगी, आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए।